नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन पढ़ाया था। इस वीडियो में आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं। देखिए, रेस्पिरेशन, पहले तो रेस्पिरेशन का मतलब थोड़ा ऐसे सोचिए कि हम अपने जिंदा रहने के लिए हम सांस लेते, इनहेल करते और ऐसे एक्सहेल करते। तो ये जो अंदर लिया वो इनहेलेशन और बाहर छोड़ा एक्सहेलेशन। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, इसे कहते हैं हम ब्रीदिंग। ये प्रोसेस होती है ब्रीथिंग। अब तो फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ ब्रीथिंग। तो देखिए, जैसे कि हमने जो ऑक्सीजन अपने अंदर लिया, ये देखिए दोस्तों, हमने जो ऑक्सीजन अंदर लिया और जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मतलब हमने एक्सहेल किया। तो ये जो O2 हमारे सिस्टम के अंदर गया है, ये क्या करता है, जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसकी पूरी एनर्जी यूटिलाइजेशन करवाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। देखिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में यही अंतर है कि ब्रीथिंग होता है केवल ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। रेस्पिरेशन क्या होता है कि उस एनर्जी मतलब उस ऑक्सीजन को फूड में जब मतलब यूज करते हैं फूड के साथ, तो उस तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। समझ रहे हैं? यानी कि आपको समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन के बाद आपको कुछ मिलेगा, वो होगा एनर्जी। इसीलिए आपको खाने के बाद एनर्जी आ जाती है। खाना खाने के बाद जो खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। देखिए, समझ लीजिए, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने खाना खाया, आप तो सांस ले ही रहे, आप जिंदा है ना। अब आप सांस ले रहे हैं, आपके पेट में खाना है, तो जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो इससे फूड में जो एनर्जी वो रिलीज होगी। और उस मतलब जो प्रोसेस है उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। और ये जो केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है उसे कहते हैं हम ब्रीथिंग। तो कई बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ब्रीथिंग मतलब केवल और केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और रेस्पिरेशन मतलब कि एनर्जी का रिलीज, मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी का रिलीज, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेशन। तो इन शॉर्ट हमें मतलब इस टॉपिक के बाद आपको पता चला है कि रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हैं? आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, मतलब ऐसे ही ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस में। वैसे बुक्स में या फिर क्या बोलते हैं, आपको बुक्स में तो एकदम सिस्टमैटिक मिल जाएगा, लेकिन मतलब मैंने आपको जनरल समझा दिया। चलिए दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग को कवर करके आगे का टॉपिक भी है। और ब्रीथिंग केवल और केवल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। अब देखिए, आपने 7th 8th 9th जो भी है उसमें आपने ये पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमें होता है, मतलब जैसे कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स आप लिख दीजिए। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यीस्ट में। देखिए दोस्तों, ये आपको मतलब ये एकदम सिंपल सा है। एरोबिक हम ह्यूमंस में, एनिमल्स में होता है। एनएरोबिक यीस्ट ये सब में होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यीस्ट में यानी कि उसको खाना पचाने के लिए जो मतलब एनर्जी, जो ऑक्सीजन वो जो रेस्पिरेशन करता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता यीस्ट में। हमारे में ऑक्सीजन के प्रेजेंस चाहिए तभी हमारा खाना मतलब खाना से एनर्जी रिलीज होगी। चलिए, तो ये तो एकदम जनरल पॉइंट था। ये सब मतलब शायद आपने 7th 8th 9th में पढ़ाई होगा। अभी मेन जो हमारा 10th वाला है उसमें इक्वेशन टाइप का हमें पढ़ना है, तो वो देखते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो रेस्पिरेशन टॉपिक है ये भी मेन जो आप मतलब पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे वैसा वाला आप 11th में पढ़ेंगे, 11th की बायोलॉजी में। अभी भी 10th में भी ये पूरा सुपरफिशियल ही है, 11th बायोलॉजी में ये पूरा डिटेल्ड है।
चलिए तो मैं अब आगे लिखता हूं, आपने लिख लिया। चलिए देखिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जैसे कि हमने देखिए दोस्तों, जो हमने कुछ खाना खाया तो वो खाना एक तरह से क्या है, वो खाना एक तरह से ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसमें आपको देख रहे होगा कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें मतलब एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। देखिए वो उसका क्या होता है ना, जो हमारे जैसे कि देखिए दोस्तों, कोई भी सेल है, कोई भी सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे उसके कोई भी ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे कि क्या बोलते हैं हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडीज, कुछ लाइसोसोम्स, और जो भी सेंट्रियोल्स। मतलब मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी सेल होता है तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये फ्लूइड क्या बोलते हैं, फ्लूइड एरिया बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है तो वो बनता है पायरूवेट। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। पायरूवेट का फॉर्मूला अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं एक मॉलिक्यूल में, फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, लेकिन पायरूवेट में होता है, पायरूवेट में 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। मतलब देखिए दोस्तों, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, जैसे कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो वैसे ही पायरूवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, और यहीं पे कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी कि ग्लूकोज को जब साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन किया जाएगा तो वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब मेन रेस्पिरेशन यहां से स्टार्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस असली में आपको ये वर्ड का जरूरत नहीं है, ये असली में 11th का वर्ड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का, मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जब ब्रेकडाउन होगा तो वो बनेगा पायरूवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। अब इसमें मेन खेल यहीं से शुरू होता है कि वो कैसे ब्रेकडाउन होगा। देखिए अगर वो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए ग्लूकोज से पायरूवेट बना साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे जैसे समझ लीजिए सेल, ये उसका न्यूक्लियस, तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है। और अगर देखिए दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इसके आगे पायरूवेट का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। पहले 1 मिनट मुझे ये फ्लो चार्ट लिख दीजिए, फिर मैं आपको वापिस से समझाऊंगा। दूसरा इसका वो है कि अगर ये यीस्ट में ब्रेकडाउन हुआ, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, हमारे में होता है, यानी कि ये एक तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। यीस्ट क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट एग्जांपल है। यीस्ट में क्या होता है, देखिए दोस्तों यीस्ट में, हाँ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये देखिए पायरूवेट में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन। हाँ तो मतलब समझ रहे हैं ना कि कार्बन कम हो रहा है, कार्बन का नंबर 6 से 3, 3 से 1। और एक और चीज रिलीज होता है यहाँ पे, वाटर। हमारे अंदर ये होता है, हमारे अंदर ऐसे साइकिल चलती है। यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में रिलीज होता है इथेनॉल। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब देखिए आप सोच रहे हैं मैं ये फॉर्मूला मैंने कैसे बना लिया,
तो ये फॉर्मूला बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब आप केमिस्ट्री का मतलब 10th में ही 4th लेसन पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, तो आप ये भी सीख जाएंगे इथेनॉल का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी आप समझ लीजिए इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, तो ये एक टू कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। और तीसरा एक और ब्रेकडाउन होता है इसका, अगर ये हमारे मसल सेल्स में ब्रेकडाउन हुआ, इन मसल सेल्स। मैं अभी आपको ये तीनों समझाऊंगा कि क्या मैंने लिखा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, तब ये देता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इसीलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। यीस्ट में होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, ये रेस्पिरेशन का टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। अब मैं आपको इसे समझाता हूं क्या है ना। असली में ग्लूकोज, हमने कुछ खाया, खाना, फूड। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मतलब देखिए, चाहे वो यीस्ट हो, चाहे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हमारा मतलब एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों रेस्पिरेशन इस पाथवे को फॉलो करते हैं। ये पाथवे क्या है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन जाती है। पायरुवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। अब और पायरुवेट के यहीं पे थोड़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है, थोड़ी सी। अब मेन खेल इसके आगे चालू होता है कि ये एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, या मतलब कौन सा दूसरा होगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अगर ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स नहीं होते, ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा, तो ये पायरुवेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो हमने जो खाना खाया, हमने ग्लूकोज खाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, और बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब ये क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, एनर्जी मिली और वाटर रिलीज हुआ। अगर देखिए दोस्तों, अगर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑक्सीजन का, और वो यीस्ट में, तो यीस्ट का क्या होगा, यहां तक सेम जाएगा। इसके बाद यीस्ट में अल्कोहल रिलीज होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये देखिए, हम मतलब हमें और यीस्ट में एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन हमें वाटर रिलीज होता है, और यीस्ट में अल्कोहल रिलीज होता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है। इथेनॉल को ही लोग पीते हैं, जो नशेड़ी मतलब क्या बोलते हैं, जो पीने वाले होते हैं वो इथेनॉल पीते हैं। मिथेनॉल कोई पिएगा तो मर जाएगा। चलिए, अब तीसरा चीज क्या होता है, देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई एथलीट्स होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन, वो लोग बहुत दौड़ भाग करते हैं, तो बहुत देर तक दौड़ते दौड़ते मतलब उनके हाथ पैर में दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो जो क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो क्रैम्प्स को क्या बोलते हैं, वो क्रैम्प्स असली में क्या होता है, उनका मतलब वो जो दौड़ रहे थे उनका मसल यूज हो रहा है। मसल क्या है, मसल मतलब सेल ही है ना, मसल मतलब टिश्यू है, लेकिन उसके अंदर तो मतलब मायोफिब्रिल ये सब सेल है। तो जो मसल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मतलब कि हमारे अंदर ऑक्सीजन तो है, लेकिन जो हम दौड़ रहे तो हम जितना ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हैं, उस मतलब देखिए, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन रहेगा हमारे अंदर, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। वैसे थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर वापस ही यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि उसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उससे कम इनहेल कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा बॉडी मतलब ये वाले पाथवे में ऑक्सीजन ज्यादा लगता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है ना कि ऑक्सीजन क्योंकि कम है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो हमारी बॉडी मसल सेल में क्या करेगी कि वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज कर देगी। मतलब एनर्जी तो मिल जाएगा, लेकिन ये एनर्जी इस एनर्जी का कंपैरिजन में बहुत कम होगा, और लैक्टिक एसिड भी रिलीज होएगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, फिर पूरे मसल टिश्यूज में ये जमा हो जाएगा, तो जो लैक्टिक एसिड है उसी से क्रैम्प आ जाते हैं, यानी कि थकान, मतलब आपको ऐसे मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये है। तो ये जो पाथवे इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और मसल सेल्स असली में हमारी बॉडी में ही है, लेकिन क्या है मतलब कि ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो गई, ये देखिए मैंने ये नहीं लिखा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है लेकिन लैक मतलब कि कमी है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम मसल सेल्स में रिलीज होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ का वो है फ्लो चार्ट, इसे जरूर लिख लीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या बोलते हैं एग्जाम में, बोर्ड या स्कूल के एग्जाम में, कि
ग्लूकोज के फेट बताइए मतलब रेस्पिरेशन में, यानी कि ग्लूकोज आगे जाके क्या क्या बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप या तो इसे पूरा लिख सकते सेंटेंस में, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, आप सेंटेंस में मत लिखिए, आप सीधा ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है ना कि मतलब अगर आपके पास टाइम वाइम कम है तो फ्लो चार्ट बनाने से भी आदमी को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये मैंने 2018 में बोर्ड दिया था, बोर्ड एग्जाम, उसमें मेरे में भी यही क्वेश्चन आया था, और इसे कुछ लिखने मैंने 2 या 3 मिनट में खत्म कर दिया था। मतलब लास्ट के 10 मिनट्स बचे थे तो 2 क्वेश्चन बचा था मेरा साइंस के पेपर में, एक ये था और एक कोई और था। हाँ शायद एक हाइपर मेट्रोपिया का क्वेश्चन था, वो आई से रिलेटेड होते। तो ये बोलूँगा कि साइंस ये सब जगह अगर आपको लिखने का टाइम कम है, आप मतलब पहले डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम फ्लो चार्ट उस टाइप से कुछ। मैं 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ, आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं अब भी आया पानी लेके। चलिए तो मैं आ गया हूँ। अब तक आपने जरूर लिख लिया होगा फ्लो चार्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो लाइफ प्रोसेस है ये केवल और केवल 2 वीडियो का बचा है। एक ये रेस्पिरेशन जो अभी चल रहा है, इसके बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, और फिर एक आएगा एक्सक्रीशन। चलिए, क्या मैं मिटा दूं बोर्ड को? बोर्ड को नहीं, मतलब बोर्ड को साफ कर दूं? बोर्ड को कैसे मिटा सकता हूं? ये कोई साका लाका बूम बूम थोड़ी नहीं। चलिए मैं ये मिटा रहा हूं। अब देखिए, मैंने आपको रेस्पिरेशन के तीनों पाथवे बता दिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये मतलब ट्री या प्लांट है, तो ये कैसे मतलब अपना रेस्पिरेशन करता होगा? इसमें क्या होते हैं, इसके सरफेसेस पे होते हैं, लीफ के सरफेसेस पे होते हैं स्टोमेटा, ये हो गया गार्ड सेल्स, और यहाँ पे इसके क्लोरोप्लास्ट है, इसी में इसका क्लोरोफिल भी है, और ये बीच का हो गया स्टोमेटल अपर्चर। देखिए ये हो गया स्टोमेटल अपर्चर, ये हो गया गोल गोल जो है क्लोरोप्लास्ट, इसी में क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट, और ये है गार्ड सेल्स। देखिए दोस्तों, जो प्लांट मतलब जो भी प्लांट या ट्री होता है, उसके जो लीफ होता है, लीफ के सरफेस पे होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या काम करता है? और देखिए सिर्फ और सिर्फ मतलब आप ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लीफ है, लीफ के ही मतलब वहां से ये रेस्पिरेशन कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ट्री या प्लांट का ये होता है ना स्टेम, या फिर इसे ट्रंक भी बोलते हैं, मतलब पेड़ में पेड़ होगा तो ये पूरा लकड़ी जैसा वुडन ट्रंक होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, लेंटिसेल्स। अब देखिए, आपको लेंटिसेल्स वर्ड का कोई जरूरत नहीं है, ये असली में 11th का वर्ड है, लेकिन लेंटिसेल्स का मतलब होता है कि स्पेसेस। तो जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनका जो वुडन ट्रंक होता है, जो ऐसा गोल होता है ना ब्राउन कलर का लठ जैसा, उसमें बहुत बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं, यानी कि प्लांट या फिर क्या बोलते हैं ट्री, ये लीफ के स्टोमेटा से भी मतलब अपना ब्रीथिंग कर सकता है,
ट्रांसपिरेशन कर सकता है, और जो इसके क्या बोलते हैं ट्रंक पे भी होते हैं ना स्पेसेस, उससे भी कर सकता है। चलिए तो अब ये कैसे करता है ये देखते हैं। देखिए क्या क्या होता है दोस्तों, सुबह सुबह मतलब जैसे कि सुबह या डे टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम में बाहर सनलाइट है, हमने प्लांट को पानी दे दिया, हमने प्लांट को यहाँ से वो जो ऐसा क्या होता है गोल जैसा जिसे ऐसा पानी छिड़कता है, जो भी होता है एक बाल्टी जैसा कुछ रहता है ना पीछे, यहाँ पे ऐसे करके देते हैं लोग, ऐसे करके हमने पानी दे दिया प्लांट को, ऊपर सनलाइट है, तो क्या होगा ये पानी मतलब धीरे धीरे रूट से होकर इसके लीफ तक पहुंच जाएगा। तो जो गार्ड सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स ऐसे बंद थे, वो ऐसे गार्ड सेल्स देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे मतलब प्लांट में पानी नहीं था तो गार्ड सेल्स ऐसे पूरे फ्लैसिड थे, जैसे ही पानी बढ़ते गया तो ये ऐसे मतलब क्या बोलते हैं टर्बिड होता है, टर्बिड होते गए, तो यहाँ से इसका स्टोमेटल अपर्चर खुल गया, पानी का मतलब लॉस हो गया, ट्रांसपिरेशन हुआ, और पानी तो यहाँ से लॉस हुआ ही, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थी हवा में वो अंदर भी आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ चुकी है, तो अब ये क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए था, क्लोरोफिल, वो इसके क्लोरोप्लास्ट में है, CO2 जो कि अंदर आ चुकी है, पानी हमने दिया ही है, सनलाइट ऊपर है ही, तो अब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस जब कर लेगा मतलब प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज क्या होगा, O2 रिलीज होगा, O2 रिलीज होगा ना दोस्तों, तो ये O2 को यहां से बाहर रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेंगे और O2 को बाद में रिलीज कर देंगे। अब देखिए दिन के टाइम क्या होता है, दिन के टाइम O2 रिलीज करना कोई बहुत मेजर बात नहीं, दिन के टाइम पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब प्लांट अंदर ले लेना चाहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम सनलाइट नहीं है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले भी लिया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो प्लांट क्या करता है, मतलब प्लांट भी होशियार है, प्लांट क्या करता है दिन भर अपना मतलब सनलाइट बाहर है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेती है, फोटोसिंथेसिस करती रहती है। रात में जब सनलाइट मतलब रात में जब यहाँ पे सन नहीं है तो अपना स्टोमेटल अपर्चर खोल देगी, तब उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करेगी। मतलब दिन का टाइम ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और रात में रात का मेजर टाइम ये लोग ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, समझ रहे। चलिए तो इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये डायग्राम मैंने आपके क्या बोलते हैं शायद न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में बनाया था। अब देखिए हमने क्या बोलते हैं अपने रेस्पिरेशन की बात कर ली, हमने प्लांट्स की बात की। अब देखिए दोस्तों जो ये पानी होता है मतलब समुद्र पानी, कोई भी लैंड सॉरी लैंड नहीं पॉन्ड, इसमें मछली होती है। जो मछली है, मछली कैसे मतलब सांस लेती है, मछली कैसे मतलब अपना ब्रीथिंग करती है, वो कैसे रेस्पिरेशन करती है। तो देखिए दोस्तों मछली में होते हैं गिल्स। देखिए दोस्तों तो मछली कैसे सांस लेती है, मछली के पास होते हैं गिल्स। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है और समझ लीजिए ये पानी है, मतलब यहाँ पे जमीन है, यहाँ ऐसे किनारा है और ये पानी है, और यहाँ पे एयर है, ये रहा वाटर। तो एयर में जो ऑक्सीजन होती है जो कि यहाँ पे रहने वाले जैसे कि हम, बाद में कोई भी जीव जंतु और पेड़ जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन जो एयर में है वो ज्यादा है, लेकिन जो ऑक्सीजन वाटर में है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, इसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, डिसॉल्व्ड O2, ये कम है। इससे क्या होता है ना, देखिए दोस्तों जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स तो बोलना सही नहीं रहेगा, हाँ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, इन लोग का ब्रीथिंग रेट यानी कि जैसे कि हमारा ब्रीथिंग रेट होता है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, यानी कि हम 1 मिनट में इतने बार ऐसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन फिश ये सब का ब्रीथिंग रेट ज्यादा रहता है, क्योंकि मतलब देखिए इनके पास ऑक्सीजन कम है, तो इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन निकालने के लिए बार बार सांस लेना छोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं आप। तो हमसे ही मतलब ये क्या बोलते हैं गिव रीजन का क्वेश्चन होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में ब्रीथिंग रेट ज्यादा क्यों होता है, तो ये इसका रीजन है कि वहां पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है वाटर में, इसलिए
वो मतलब उनका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये वैसे ही सब नोट लिखने विखने की जरूरत नहीं है। अब मेन हम ह्यूमंस पे चलते हैं। ह्यूमंस का ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है? देखिए यहां पे मैं बनाता हूं, ये है हमारे लंग्स। क्यों ज्यादा ही बड़ा बन गया लगता है? लेकिन देखिए दोस्तों ये फिर भी ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम में मतलब ऐसा लगता है कि छोटा है, मतलब हमें तो मेन समझाने गए। ये देखिए हमारे 2 लंग्स, कुछ ज्यादा बड़ा है। अभी आपको समझने से मतलब है ना, आपको क्या मतलब कि लंग्स कितना बड़ा है। ये देखिए आदमी का नाक होगा। अब देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे तो इसकी गर्दन ही नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों अभी आप ये सब टॉलरेट कीजिए, मेन आप यहाँ पे समझिए कंसेप्ट क्या है। देखिए ये ये है नॉस्ट्रिल यानी कि नसल कैविटी। ये है ओरल कैविटी यानी कि क्या बोलते हैं, बगल कैविटी भी कह सकते हैं। यहां होता है फेरिंग्स। इसके नीचे जो ये उभार जैसा है ना, जैसे कि यहाँ पे हल्का सा उभार आपको दिखता होगा, तो ये होता है लैरिंग्स। इसी को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, यहीं से वॉइस प्रोड्यूस होती है। फिर देखिए यहाँ पे होता है ऐसा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इसे कहते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गया। जो ये है वो है लंग्स। हर आदमी में 2 होते हैं, आप में भी तो है, मेरे में भी है। बाद में फिर ये होता है ब्रोंकाई, BRONCHI। इसके नीचे थोड़ा ये सब जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम ब्रोंकियोल्स। और ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, उन्हें कहते हैं हम एल्वियोलाई। देखिए अब एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि एनसीईआरटी में ये ऐसा दिखाया गया है कि पहला लंग्स को मतलब दिखाया गया और दूसरे लंग्स के सामने यहाँ पे ऐसे रिब्स चढ़ा दिए। तो देखिए दोस्तों ये इसलिए मतलब बताने के लिए कि देखिए लंग्स जो है, लंग्स रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड है, तो आप बनाइए या नहीं बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट क्या है। देखिए हम क्या करते हैं, जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, अरे सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ से नॉस्ट्रिल के अंदर जाती है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से नॉस्ट्रिल के अंदर जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नसल कैविटी होती है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं, इसे आप नाक के बाल बोलते हैं। जो ये सीलिया होता है, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या करता है ना, जैसे कि हम मतलब समझ लीजिए कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो हवा में तो धूल वूल सब है, तो उन्हें फिल्टर भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो हमारे अंदर जाएगा तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो जो फिल्ट्रेशन का काम है वो नाक के बाल का है, उसे सीलिया कहते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि लंग कैंसर इंजरियस टू हेल्थ। देखिए लंग कैंसर क्या करता है,
सॉरी, लंग कैंसर इज इंजरियस नहीं, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर क्या, लंग कैंसर तो उसका एंड प्रोडक्ट है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब देखिए स्मोकिंग जो लोग करते हैं, मतलब सिगार सिगरेट ये लोग पीते हैं, गांजा वांजा सब जो भी है, तो वो लोग जो वो पी रहे हैं उसका जो धुआं होता है ना, वो देखिए दोस्तों वो इस सीलिया को डैमेज कर देता है। अब ये सीलिया अगर नहीं रहेगा तो यानी कि हवा में जो भी डर्ट पार्टिकल्स है, मतलब जब तक था तब तक वो रोक रहा था, अब नहीं है तो सब कुछ अंदर जाएगा, और सब कुछ अंदर जाएगा ना तो धीरे धीरे लंग्स को डैमेज कर देगा। वो लंग्स को डैमेज करेगा, एल्वेलाई को डैमेज करेगा, और जब एल्वेलाई डैमेज हो जाएगी ना तो बाद में आपके लंग्स कोई काम के नहीं रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि स्मोकिंग लंग कैंसर और वेरियस मतलब जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसको जन्म देती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है। ऑक्सीजन यहां से अंदर आई, मतलब यहाँ पे पूरा फिल्टर हो गया। अब देखिए ये जो फिल्टर हो गया, यहाँ से ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के द्वारा पास करते हैं, ब्रोंकियाई में आती है, दोनों ब्रोंकाई में, फिर उनके ब्रोंकियोल्स में जाती है ऑक्सीजन, वहां पे भी जाएगी। अब यहां से क्या होता है, यहाँ पे एल्वियोलाई है। अब देखिए दोस्तों एल्वियोलाई का थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहीं पे बनाता हूँ एक छोटा सा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कुछ ऐसा दिखता है, ये बलून शेप्ड होता है, इसे है ना बलून लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक या बलून लाइक, मतलब आप समझ लीजिए छोटे छोटे बलून होते हैं एल्वियोलाई, हमारे लंग्स के अंदर होते हैं। इनमें क्या होता है ना कि इनके पास पूरा ब्लड वेसल्स ऐसे एकदम पास में होते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों ये ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, हाँ, और यहाँ से ब्लड कंटिन्यू आती रहती है। मतलब क्या होता है कि जैसे ये एल्वियोलाई तो इसके आसपास ऐसे ब्लड वेसल्स रहेंगे। ये क्या होगा, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब यहां से जो ऑक्सीजन आ रही है ना, मतलब एल्वियोलाई बहुत पतला होता है, एकदम थिन होता है, तो क्या होता है समझ लीजिए कि ये पूरा एल्वियोलाई है और यहां से ब्लड वेसल्स ऐसे जा रही है, तो ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है और ऊपर से ऑक्सीजन भर भर के आ रहे हैं, वो ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज कर जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, और डिफ्यूजन के बाद जो तब ब्लड जाएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो रेस्पिरेशन से, मतलब रेस्पिरेशन में यही होता है कि एल्वियोलाई में से जो ऑक्सीजन पास कर रहा है वो इस ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाता है। ये आप अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम में, उसमें भी मतलब ये बताया जाता है कि लंग्स ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को। देखिए हार्ट में जब ब्लड जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है हार्ट में, लंग्स में जब ब्लड जाएगा ना तभी ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में। इसीलिए कहते हैं कि मतलब लंग्स वो साइट है जहां पर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप दोस्तों? और देखिए अब आप पूछेंगे ऑक्सीजन तो चला गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगा? तो देखिए क्या होता है ना, जैसे ये ब्लड वेसल्स है ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बॉडी के मतलब देखिए बॉडी में जैसे कि हमने डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन जो भी हुआ, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिलीज होती है वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को सारे जो मतलब हमारे बॉडी में वेन्स होते हैं ना, वेन्स पूरे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उन्हें हमारे, देखिए तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक एल्वियोलाई बना रहा हूँ, एल्वियोलाई ऐसे क्लस्टर में होता है, 3-4 ऐसे साथ में होते हैं, यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, इस ब्लड वेसल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होता है ना, देखिए दोस्तों ये इन दोनों की मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, बहुत छोटी होती है, यहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चला जाएगा, फिर ये एल्वियोलाई से वापस कार्बन डाइऑक्साइड यही सफर उल्टा तय करेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रोसेस को उल्टा रिपीट करेगी और वो बाहर आ जाएगी। तो ये होता है क्या बोलते हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने का प्रोसेस। और एक और बात, यहां पे आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिख रहे होंगे, कहां गए, ये रहे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ऐसे ऐसे रिंग होते हैं। ये रिंग क्या करते हैं, देखिए जैसे कि कोई ऐसे किसी ने सांस लिया, तो देखिए आप ऐसा, मतलब मैं सामने आता हूं, अब देखिए आप जरा ध्यान से सोचिएगा, मैंने सांस लिया तो मेरे लंग्स ऐसे थोड़े आपको दिख रहे होंगे ऐसे बाहर आ गए हैं, और ये जो डायफ्राम होता है ना नीचे का, 1 मिनट में बनाना भूल गया, यहाँ ऐसे पूरा एक डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। अब देखिए ये पूरा फ्लैट लग रहा होगा लेकिन ये असली में ऐसा होता है। आप देखिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, आप अपने यहाँ पर जहाँ लंग रिब केज खत्म होता है वहां पर ऐसे करके मतलब इनहेलेशन कीजिएगा, तो आपको पूरा ऐसा फील होगा कि ऐसा है फ्लैट डोम शेप डायफ्राम। तो जब हम सांस ऐसे मतलब इनहेल करते हैं तो डायफ्राम ऐसे ऊपर उठ जाए, ऊपर उठता है और लंग्स थोड़े
ऐसे बाहर मतलब एक्सपांड करते हैं। जब एक्सपांड करते हैं तो लंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आएगी, इसीलिए कहते हैं योगा करने। योगा क्या करती है, जैसे कि हम मतलब बैठ के मेडिटेशन योगा सब कर रहे हैं, मेडिटेशन में योगा की बात करता हूँ, तो योगा में प्राणायाम ये सब जो भी होता है, ये जो होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है ना, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हमारा ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, मतलब ब्लड वेसल्स में, और ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा तो मतलब हमारे पास एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये था यहां तक। और देखिए दोस्तों, इसमें एक और चीज बचा है हीमोग्लोबिन के बारे में। वैसे इसमें नोट डाउन मत कीजिए क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है ही। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, बायो में इतना नोट डाउन मत कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में करते रहिएगा। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था वो तो मैं भूल गया। ये जो मैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ये क्या करता है, जैसे कि किसी ने ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा, तो सांस लिया और सांस छोड़ा में क्या होता है ना, जब ऐसे सांस लेगा तो ये देखिए क्या होगा, आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिएगा, ये सब चीज ऐसे थोड़ी फूल जाएगी, जब छोड़ेगा तो ऐसे पिचक जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा ऐसे चिपक ना जाए, इसमें अगर चिपक गया तो मतलब फिर तो आगे से एयर नहीं हो सकती ना, मतलब ये देखिए जैसे कि किसी ने सांस ली तो ऐसे खुल गई, सांस छोड़ा तो ऐसे चिपक गई, मतलब चिपकी नहीं, ऐसे पास आ गई। लेकिन अगर ये चिपक गई तो सांस नहीं ले पाएगा, मर गया ना आदमी, तो मर जाएगा ना। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज है ना, मतलब ऐसे रिंग्स है मतलब ट्रैकिया के, ये जो इसे ट्रैकिया कहते हैं, इस ट्रैकिया के साइड में से कार्टिलेज का मतलब समझिए चूड़ी लगा रहता है, वो इसको मतलब एकदम पूरा ऐसे सटने नहीं देता, थोड़ा कम होने देगा लेकिन ऐसे चिपकने नहीं देगा, ताकि मतलब किसी का ऐसे हादसा ना हो जाए। चलिए, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि मतलब जो थोड़ा भी हवा बचा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन वो फंक्शन ये है कि वो मतलब इसे चिपकने नहीं देती है, इसे वर्ड में बोलेंगे तो कोलैप्स नहीं करने देती है ट्रैकिया को, मतलब ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। और एक और बात बचाई हीमोग्लोबिन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का है ना, गिव रीजन से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है, एक है हीमोग्लोबिन। पहले अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ का कोई भी पत्ता, जैसे कि ये पत्ता ले लिया, यहां से ऑक्सीजन मतलब क्या बोलते हैं, अपना रेस्पिरेशन ये यहां से करेगा स्टोमेटा के द्वारा। पेड़ का जो ये मतलब जो ट्रंक है वो भी अपना रेस्पिरेशन यहीं से कर सकता है। मैंने आपको कहा था इसमें स्पेसेस होते हैं, लेकिन जैसे ये इंसान है, इंसान में देखिए दोस्तों क्या होता है, लंग्स तो यहाँ पे इसके, इंसान में ऐसा मतलब देखिए पेड़ में क्या होता है कि एक तरह से इसका हर एक पार्ट सरफेस पे ही होता है। इंसान में क्या है कि इंसान की बॉडी बहुत बड़ी है, हाँ, और हमारा मतलब नॉस्ट्रिल तो यहाँ पे है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, तो ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा ना। पूरे बॉडी तक कैसे पहुंचाया जाता है, मैंने आपको कहा कि जो ब्लड यहाँ से निकलता है ब्लड वेसल्स के में, उसमें ऑक्सीजन भर दिया जाता है, ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ना कि पूरे बॉडी में फ्लो करता है। ब्लड में आपको पता ही है आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज देखिए दोस्तों, आरबीसीज कुछ ऐसे दिखते हैं, आरबीसीज ऐसे दिखते हैं, आरबीसीज पे हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, जो ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड में डाला गया है उसको ये क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, और बाद में ब्लड क्योंकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो देखिए ये आरबीसी है, आरबीसी का सेल ऐसा दिखता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन क्या करती है, जो ब्लड यहाँ मतलब जो ऑक्सीजन लंग्स एल्वियोलाई के द्वारा ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड किया गया है, वो उसके ऑक्सीजन को पकड़ लेगी और बाद में हर एक सेल्स को देते हुए चली जाएगी। तो इसी के साथ हमारा मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाएगा। प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट में मेन तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस पे चलता है, लेकिन अगर मतलब एक ऐसा स्टडी जैसा कुछ है, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि अगर हमारे बॉडी में यहां से ऑक्सीजन को यहां तक पहुंचना हो ना, मतलब हेड टू टो, तो लगभग उसे 3 साल लगेंगे। अब सोचिए दोस्तों,
3 साल, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में सिर्फ डिफ्यूजन जैसा प्रोसेस होता तो हम 3 साल लगते, और हमारे में क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन आरबीसी पे सर्कुलेट होता रहता है। और ये मतलब आप समझ सकते हैं ना कि हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब ये हम कहाँ 1 मिनट में 70 से 72 बार ऐसे सांस लेते हैं, और ये कहाँ एक बार लेने के लिए 3 साल लगते हैं। आप समझ रहे हैं हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस ही, मतलब ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना जल्दी बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं रेस्पिरेशन का, और अगला वीडियो शायद ट्रांसपोर्टेशन पे होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।